हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों बता दें कि ये हमारा बिहार जीके का छठा क्लास है, यानी पार्ट 6 है। ठीक है, इससे पहले भी हमने 5 क्लास लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जहाँ बता दें कि ये जो बिहार का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें साइंस के क्वेश्चन भी हैं और ज्योग्राफी के और बिहार जीके के भी हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो आज का दोस्तों हमारा पहला सवाल है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो मौर्यकालीन जो स्थापत्य हुआ था, उसके कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुआ, बराबर से भी और राजगिरी से भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार पर गढ़ वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। किसका? गढ़ वालों के आधिपत्य का प्रमाण किसमें मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से या धर्मास्वामिनी के वृत्तांत से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बता दें कि बिहार पर गढ़वालों के जो आधिपत्य का प्रमाण मिलता है वो मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन किससे? तो मनेर ताम्रपत्र से। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उपर्युक्त सभी। तो बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? तो वो है तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? क्या है? बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? केंद्र बिहार, दक्षिण बिहार, तिरहुत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो बता दें कि बसातीनुल उन ये एक मूल्य स्रोत है, वो है तिरहुत के लिए। बता दें कि तिरहुत हमारे बिहार राज्य का क्या है? एक कमिश्नरी भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रमंडल जिसको बोलते हैं। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? फाइयान, युआन चेयांग, इत्सिंग, उपर्युक्त सभी। तो जो बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे, फाइयान भी आए हैं, इत्सिंग भी आया है, युआन चेयांग भी आया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक था हेशांग। ठीक है, जिसने पढ़ाई भी किया है नालंदा विश्वविद्यालय में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मुगल काल में बिहार आने वाला जो प्रथम विदेशी यात्री था, मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला वह बहानी। बिहार आने वाला, भारत नहीं। तो बिहार आने वाला जो प्रथम विदेशी यात्री था वो था मुल्ला तकिया। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? यानी इनमें से जो यूरोपीय यात्री है उनमें से कौन बिहार नहीं आया था, ये हमको बताना है। बिहार जो आया था उसको नहीं। तो बिहार नहीं आया था तो बता दें कि एक है पीटर मुंडी, फ्रांसोई बर्निया, जॉन मार्शल, मैनरिक। तो पीटर मुंडी जो है ये भी आया था। ठीक है, जॉन मार्शल भी आया था और मैनरिक भी, ये सभी क्या आए थे? बिहार आया था। लेकिन फ्रांसोई बर्निया जो है ये नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा होगा। ठीक है, क्योंकि ये यात्री जो यूरोपीय यात्री जो था वो बिहार नहीं आया था, ये आपको ध्यान में रखना। कौन? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बहारिस्तानी गैबी किसकी रचना है? क्या? बहारिस्तानी गैबी किसकी रचना है? मुल्ला तकिया का, मिर्जा नाथन का, मुल्ला वह बहानी का, मिर्जा गुलाम हुसैन का। तो बहारिस्तानी किसकी ये गैबी किसकी रचना है? तो वो हो जाएगा मिर्जा नाथन। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी रचना? बहारिस्तानी रचना। ठीक है, बहारिस्तानी गैबी की रचना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? जो हमें प्राचीन बिहार के इतिहास की जो जानकारी मिलता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स क्या है? भग्नावशेष, यात्रा विरांत, अभिलेख, उपर्युक्त सभी। तो बता दें कि ये जो बिहार के इतिहास की जो जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास की, वो भग्नावशेष से भी मिलती है,
यात्रा वृत्तांत से भी मिलता है, अभिलेख से भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार के प्राचीन इतिहास की। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। किसका? अशोक का। सहसराम से, केसरिया से, रामपूर्वी से, वैशाली से। तो अशोक का जो लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, कौन सा लघु शिलालेख? तो वो हुआ है सहसराम से, यानी सासाराम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सहसराम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से प्राप्त हो रहा है लघु शिलालेख? सहसराम से। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा जो है, सांस्कृतिक, प्राकृत, ए व बी दोनों होगा, या ए और बी नंबर होगा। ठीक है, तो बता दें कि बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की जो भाषा थी वो पाली यानी प्राकृत भाषा। कौन सी थी? प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि जो थी, मतलब बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? तो वो थी ब्राही लिपि। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों में जो लिपि थी वो थी ब्राही लिपि की। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? कौन सा मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला तकिया का, मिर्जा नाथन का, मुल्ला बहानी का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिर्तुल अहवाल जो है किसकी रचना है? मुल्ला बहानी का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिर्तुल अहवाल। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत कम जो है कोई भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग करवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही प्राचीन काल के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। जो मध्यकालीन मिथिला का जो इतिहास उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? कीर्ति कला, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपर्युक्त सभी। तो जो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, कीर्ति लता भी है, कीर्ति पताका भी है, वर्ण रत्नाकर भी है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के गया जिला के अबगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बिहार के कौन से जिले से? गया जिले से कौन सा अबसढ़ से प्राप्त अभिलेख में? तो प्रवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। तो किसका जानकारी मिलती है? प्रवर्ती गुप्त वंश का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर एक जो हमारा कहता है देपाल के मुंगेर अभिलेख से। किसके? पाल शासकों के बारे में। नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, या फिर महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो पाल शासकों के बारे में जो जानकारी मिलती है इन तीनों से मिलती है। देपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलता है, और नारायण पाल का जो भागलपुर का ताम्रपत्र अभिलेख जो है उससे भी मिलता है, और नालंदा एवं मुजफ्फरपुर के अभिलेख से भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। बिहार के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो होगा अर्थवेद, अरण्य, उपनिषद, सामवेद। तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक जो स्रोत है वो है अथर्ववेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से, या दिग् निकाय से। तो बिहार में स्थित जो महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ। नालंदा में एक जगह है सराय टीला, वहाँ पे जो उत्खनन मतलब खोदा गया है उससे क्या खुदाई जो हुई है उससे क्या प्राप्त हुआ है? मौर्य युग के बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाताल काल का बौद्ध विहार, या शुंग वंश का बौद्ध विहार। ठीक है, तो आपको बता दें कि नालंदा के सराय टीला में जो उत्खनन से प्राप्त हुआ है वो हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है
कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, उपरोक्त ए एवं बी दोनों के बारे में, ना ही ए और न ही बी के बारे में। तो बता दें कि ये जो बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी जो मिलती है वो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में भी मिलता है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी और जो है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों के बारे में ये सही कहा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो बिहार में जो है बड़े पैमाने पर जो उत्खनन करवाने वाला और कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला जो थे वो कौन था? मार्टिनम, हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जॉन्स या कनिंघम। तो बता दें कि वो कौन थे। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित बाड़ा गांव यानी नालंदा महावीर का पता किसने लगाया है? आर ब्रूसफोर्ड, कनिंघम, हीलर और मैकेंजी। तो किसने लगाया है नालंदा स्थित बाड़ा गांव नालंदा महावीर का? तो ये कनिंघम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप, चंपारण, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बासाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, उपर्युक्त सभी। तो ये पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में जो खोज की है वो किस किस चीज़ों की है? ठीक है, तो इसमें से आपको बता दें कि केसरिया स्तूप, चंपारण वो क्या है, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ इसका भी खोज किया है, बासाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का। तो ये सभी तीनों सही हैं, ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या फिर सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? ठीक है, जो विदेह के राजा जनक जो थे निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिया, यह कहाँ पर लिखा गया है? तो शपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लिखा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार से प्राप्त मौर्य शिलालेखों की अभिलेखों की लिपि थी। तो जो बिहार से प्राप्त किया गया है मौर्य अभिलेखों की लिपि थी अरामाई, खरोष्टी, ग्रीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या था? तो वो था खरोष्टी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित था? क्या द्विभाषी यानी दो भाषाओं में अभिलेख लिखा गया था, तो वो किस शासक से संबंधित है? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो मध्यकालीन के बारे में बात करें तो यही था। तो इसमें हो जाएगा कि द्विभाषी जो अभिलेख था वो शेरशाह सूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वो पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले? यानी कि कौन ऐसा जो मुगल शासक था जिसका अभिलेख बिहार में? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो वो था अकबर। अकबर ने अपने शासन में बिहार को कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। ये आपको ध्यान में रखना। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? ठीक है, किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो उसके साहित्य में कौन से ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, उपयुक्त सभी। तो बता दें कि जो बौद्ध धार्मिक साहित्य में जो ग्रंथ था प्राचीन बिहार के इतिहास में जो जानकारी देता है वो अंगुत्तर निकाय भी देता है, दीर्घ निकाय और विनय पिटक तीनों देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि सियर उल, ठीक है, क्या कहता है? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन तबाई ने या रिजकुल्लाह ने, अब्बास सरवानी ने। तो सियरुल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो ये हो जाएगा गुलाम हुसैन तबाई ने। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है 30वां नंबर प्रश्न कहता है कि मुल्ला बहबाहानी यात्री थे अरब के, इराक के, ईरान के, खिल्ज के। तो मुल्ला बहबाहानी कहाँ के थे? तो वो थे
ईरान के। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुल्ला बवाहनी यात्री थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गेजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, उपर्युक्त सभी। तो जो आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जो हमारे पास स्रोत उपलब्ध है वो है फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट ये भी है, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था। जो कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, उसके जो अर्थशास्त्र थे किस पहलू पर प्रकाश दिया। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, तो वो थी राजनीतिक जीवन। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है अपसड़ यानी गया के प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। जो अप्सर में गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसकी दीवारों पर कथा जो दृश्य अंकित था वो क्या था, किसके थे। रामगुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के, परनय गथा, या फिर रामायण के या महाभारत के। तो वो जो थे वो किसके थे, रामायण के थे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। बिहार में जो पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः वो कब तक होता है, तो 40,000 ईस्वी पूर्व है। क्योंकि यहाँ पे 10,000, 50,000, 40,000, 25,000 है, तो ये हो जाएगा 40,000 ईस्वी पूर्व है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। किसके, बिहार में जो आदि मानव के जो निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, मुंगेर एवं नालंदा से, गया एवं डेहरी से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये हुआ है मुंगेर एवं नालंदा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंगेर एवं नालंदा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। तो बिहार के आदि मानव के जो उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो वो है पूर्व प्रस्तर युग। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में जो मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चिरांद से, पटना से, चेचर से, मुंगेर से। तो बिहार में जो मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मुंगेर से। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में चिरांद यानी सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए। बिहार में चिरांद जो सारण में स्थित है और चेचर वैशाली में किस युग के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर, मध्यवर्ती प्रस्तर, नव प्रस्तर। तो चिरांद एवं चचेर से जो युग किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, नव प्रस्तर युग। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से, चिरांद से, चेचर वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर से, उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें कि जो ताम्र प्रस्तर युग के जो प्रवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो चिरांद सारण से भी हुए हैं, चेचर वैशाली से भी, सोनपुर एवं मनेर से भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। मतलब बिहार में कब जो है ये हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है कि आर्यों का आगमन कब हुआ था। ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कब हुआ था। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन से काल में जो है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन शुरू हुआ था। तो वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ये क्वेश्चन इससे पहले भी यही बिहार के जीके पार्ट 2 या 3 में आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। यानी आर्यों का जो विस्तार हुआ तो उसमें सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार या फिर कृषि का विस्तार। तो वो था लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन था। जिस समय जो श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार कह रहा है कि भारत जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय बिहार में मुख्य राज्य कौन थे। मगध तथा विदेह, अंग तथा लिच्छवी, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताते कि मगध तथा विदेह भी था, अंग और लिच्छवी भी था, ए और बी दोनों, यानी ये चारों थे, मगध और विदेह भी, अंग और लिच्छवी भी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है। तो वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। ठीक है, एकदम विवरण तरीके से, मतलब बहुत ही डिटेल में दिया गया हो। तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। तो ऐत्रेय या तैत्रेय ब्राह्मण नहीं होगा, शतपथ ब्राह्मण होगा, जिसमें जो है कि साक्ष्य विवरण मिलता है कि जो राज्य था बिहार उसमें आर्यों का आगमन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। ठीक है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य जो है आरंभ मतलब शुरू में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। तो वो है मगध, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म है तथा ज्ञान का महाकेंद्र था। तो बिहार में जो उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का केंद्र था वो था विदेह, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि अथर्ववेद में वात्र शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है। तो अथर्व जो वेद है उसमें वात्र शब्द का प्रयोग जो किया गया है किस राज्य के लिए, करु, मगध और अंग। तो इसका हो जाएगा, इसमें तो दो ऑप्शन मगध ही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आ जाता अवंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो बिहार का कौन ऐसा राज्य जो था उत्तर वैदिक काल का जिसमें आर्यों का आगमन हुआ था, बिहार में महत्वपूर्ण राज्य था। विदेह, अंग, वज्जी, मगध। तो वो क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में विदेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है। बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र उसकी चर्चा जो है सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है। सामवेद, वायु पुराण, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, उनमें से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित है। तो 6ठी शताब्दी के समय में पूरे भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इसमें से अभी जो वर्तमान बिहार उसमें से कितने महाजनपद बिहार के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन है, 3 है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। तो कौन सा जो है अभी वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं है, अंग है, वज्जी, वत्स, मगध। अंग भी है, वज्जी भी है, मगध भी है, लेकिन वत्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो अभी वर्तमान में महाजनपद में स्थित नहीं था। तो दोस्तों ये थे टोटल आज के 50 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन टोटली जो है बिल्कुल जो है प्राचीन इतिहास को लेकर के है। आपको भी उतना मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन से उतने हमें नहीं लगता है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आप इन सबको देख करके जाइए। फिलहाल इससे आगे जो क्वेश्चन है उसमें आपके इतिहास और भूगोल दोनों के क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप इस पार्ट्स को भी देखिए। ये क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।